Welcome back, viewers. You're watching Vishwa Kumbh, our continued coverage of the G20 summit in New Delhi. With India taking the presidency for the first time, it is stirring discussions and initiatives among the world's major economies to address complex challenges. With its diverse economy, tech prowess, and commitment to sustainable development, India is bringing unique perspectives to the table. During the presidency, India is focusing on various issues like inclusive growth, digital innovation, climate resilience, and equitable global health access. By leveraging its presidency, India is fostering collaborative solutions that not only benefit its own population, but contribute to the broader global well-being, reinforcing the spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. I'm Kriti Mishra, and joining me is my colleague Manoj Verma. जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जाहिर सी बात है, G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन कूटनीति के लिहाज से अगर कहा जाए और विकास की दृष्टि से कहा जाए तो एक बड़ी कामयाबी भारत को मिली है। और उस कामयाबी के चलते जो सहमति यानी दिल्ली डिक्लेरेशन का घोषणा पत्र है, दिल्ली डिक्लेरेशन जिसे कहा जाएगा, उसमें कई ऐसे पहलू हैं जिसकी उम्मीद शायद एक दिन पहले तक नहीं की जा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल थी, सबको साथ लेकर चलने की, मानवता आधारित विकास जिस पर जोर लगातार भारत का रहा है, वसुधैव कुटुंब जिसकी बात भारत करता रहा है, एक प्रकार से उसने उस वातावरण को बनाया और दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में एक सहमति का घोषणा पत्र उभर के सामने आया। और उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं, उसमें आतंकवाद का मुद्दा है, यूक्रेन का जिक्र है, लेकिन रूस का जिक्र नाम का नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव नयन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो सीनियर फेलो हैं MPIDSA से। आपका स्वागत है राजीव जी। साथ ही हम बात करेंगे हर्षवीर पंत जी से, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ORF संस्था से, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा राजीव जी आपसे है। राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर कूटनीति की बात की जाए, जाहिर सी बात है G20 शिखर सम्मेलन को के सामने तमाम ऐसी चुनौतियां थीं जिनको लेकर कई प्रकार के किंतु परंतु भी थे। लेकिन दिल्ली डिक्लेरेशन जब उभर के आया तो यह माना जा रहा है भारत ने दरअसल एक कामयाबी का बड़ा वो हासिल किया है, सफलता हासिल की है, बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आप कैसे देखते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन को? देख, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। यह जीत कई कारणों से है और इसमें कई कारण शामिल भी है। और सबसे बड़ा पहला कारण, जो सबसे बड़ा कारण जिसे हम कहते हैं, वह है प्रधानमंत्री का खुद का व्यक्तित्व। आज जब शेरपा आज जब प्रेस को एड्रेस कर रहे थे, प्रेस को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कई जगह पर मामले उलझे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री की बात कहकर जो उसको आगे बढ़ाया गया, कहा कि प्रधानमंत्री हमारे चाहते हैं इसको करें। तो बाकी जो दुनिया के जो उनके निगोशिएट कर रहे थे शेरपा, वो इस बात को समझा और उन्होंने देखिए प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को मानते हुए इतने खुलकर हमारे शेरपा अमिताभ कांत जी ने बात को रखी। तो पहला तो यह था। दूसरा जो हम बोलेंगे इसका कारण, कि उन्होंने समझा कि कौन कौन से राष्ट्र हैं जो जटिल समस्या और जिनकी है उसमें यो सहयोग कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया से लेके ब्राजील तक जैसे राष्ट्रों की मदद ली गई और इन राष्ट्रों ने कई उलझे हुए प्रश्नों को जिसे सुलझाने में काफी मदद किया। इसमें कि चीन भी, देखिए चीन जैसा राष्ट्र भी जो काफी समस्याएं उत्पन्न कर रहा था, उसके खुद के शी जिनपिंग आन नहीं रहे थे और लग रहा था कि वो कुछ रोड़ा अड़चन न डाले। कहीं बात चल रही थी कि वसुधैव कुटुंबकम पर भी न उस पर आपत्ति जाहिर करे, लेकिन कहीं भी नहीं हुआ, आपत्ति नहीं जाहिर हुआ। वसुधैव कुटुंबकम आप देखेंगे, अगर पढ़ेंगे, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है। तो हमारी जो विचार है, हमारी जो धरोहर है और हमारे जो विश्व दृष्टि है, उस दृष्टि को बड़े ही जोरदार तरीके से इस डिक्लेरेशन में रख दिया गया। और हमने ग्लोबल साउथ, जिसके लिए बड़े दिनों से हमने प्रयास किया था, और ऐसे जैसे माना जाता है कि G20 है एक बेसिकली इसे मेंटेन करने के लिए पाश्चात्य व्यवस्था कोई है, लेकिन वो अकोमोडेट करता है बाकी भी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे बाकी भी जो राष्ट्र हैं जो हो सकता है पाश्चात्य व्यवस्था से न जुड़े हो, उन्हें भी शामिल करता है। जैसे उदीयमान राष्ट्रों की बात थी, चीन जैसे राष्ट्र की बात थी, जो कि एक तरह से जनतांत्रिक नहीं है, वह ऑथोरिटेरियन सिस्टम है। रूस, जिसके बारे में बड़ा ही है तो जनतांत्रिक, लेकिन पाश्चात्य जगत एक भिन्न विचार
रखे हुए, उनके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण है। साथ साथ कई ऐसे देश जैसे सऊदी अरेबिया से लेकर आपको अर्जेंटीना से लेकर इंडोनेशिया, इन सारे लोगों को इसमें समाहित किया गया। तो अब जब से यूरोपियन यूनियन है तो आज के दिन में अफ्रीका यूनियन भी आ गया। तो एक बहुत बड़ी जो ग्लोबल साउथ की बात लेकर भारत आगे बढ़ा था, वो बहुत बड़ी विजय है। साथ साथ जो अंतिम में बात जो कहना जी। चाहूंगा, भारत की सांस्कृतिक धरोहर, भारत की सांस्कृतिक कूटनीति बड़ा जोरदार तरीके से उभर गया है। अभी देखिए प्रधानमंत्री नालंदा के खंडहर के चित्र के सामने सारे लोगों को वहां स्वागत कर रहे थे, सुबह कोणार्क के रथ के सामने कर रहे थे। तो पूरे के पूरे दुनिया को उन्होंने एक तरह से लुभाया है। जो हमारा जो अपनी सांस्कृतिक जो हमने विरासत रखी सुबह के कार्यक्रम से लेकर, वो हर कोई बड़ा ही आकृष्ट हुआ है। और एक जो उससे कहते हैं कि एक एटमोस्फेयर क्रिएट करने के लिए उन्हें बड़ा सुंदर एक एटमोस्फेयर भी संस्कृति के माध्यम से आप कई सारे जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक अच्छा एक माहौल बनाया गया। देखिए माहौल भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो बनाया गया। अब देखिए इकोनॉमिक का भी जो बात है, जो इसमें आर्थिक जो कूटनीति की बात है, उसमें भी देखिए उसमें जो बोला गया ग्लोबल साउथ के लिए ही आप जितना पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं एक जोरदार तरीके से बात रखी गई है। तो ये आर्थिक जो हम मूलतः या आर्थिक पटल ही है, आर्थिक मंच है, और उस पर भी हमने एक नई फिलॉसफी इसमें लाई है। इसके लिए निश्चित ही हमें बधाई देना चाहिए। Absolutely, Dr. Nayan. And as you said, that we are absolutely proud of our culture, of our traditions, and we are also embracing the modern ways of life. That's a perfect amalgamation, and that's the message that India is also sending out. But you also mentioned a very important thing about Africa Union, and I'll take that to Professor Pant. Professor Pant, with Africa accounting for around 17% of global population and projected to reach 25% by 2050, India's move to include the African Union as a member of the G20 has paid off. The idea was floated in June this year when PM Modi wrote to G20 leaders to propose that African Union be given full membership at the Delhi summit of G20. Do you think the move is a reflection of the intensity of New Delhi's engagement with Africa, which got a fillip when more than 40 heads of state and government came for the third India-Africa Forum Summit in October 2015? Certainly, I think India-Africa relations go back, centuries, and we have had such an optimistic relationship based on our, decolonization movement, based on our empathy for each other, and based on our developmental trajectories. But somewhere down that line, that relationship had started becoming a bit frayed, because newer actors were coming in and Africans themselves wanted to reflect more contemporary sensibilities into that relationship. So I think what Prime Minister Modi has done very smartly is to position India as a partner of Africa in contemporary times with a certain degree of contemporaneous developments around it, be it economic or strategic. And I think that perhaps has been, the legacy of India's engagement with Africa in the Africa forums, and of course, India's bilateral engagements as they've been galvanized over the years. And what it meant also was what you were mentioning earlier, that when you're looking at the developmental trajectory of the world today, you look at Africa, mostly through a prism of problems. But Africa is emerging as a land of opportunities. Africa is going to be a continent where you would have the most young demography. You are going to have growth coming from Africa, and therefore not having Africa present when you are discussing global problems was a huge, aspect of the multilateral frameworks that we have created. So for Indian Prime Minister or for Indian leadership to situate the rise of Africa in this context of the global South, to bring global South at the center of our conversations in the G20, and to then make a case to the world that, look, without having African Union present as an equal when we make decisions about the developing world, it won't make much sense and it won't cut much ice. I think it was also embraced by everyone, because all major powers, all major actors who are part of the G20 recognize the need to fill that void, which with the absence of African Union was creating. And the sense, that if you can have European Union present there, why not African Union which is an equally dynamic organization, which is an equally dynamic platform that gives voice
to the countless voiceless countries in Africa that are never part of the mainstream global governance agenda. And I think that's what Prime Minister hit on, the leadership of India hit on, and therefore New Delhi could make that push and New Delhi could make everyone agree to that. So I think it would be looked back as one of the signal achievements of the G20 presidency, and perhaps for India as it looks to build a more evolved 21st century relationship with Africa, one of the most important diplomatic developments that one could think of in the India-Africa relationship in recent periods. So certainly, whether you look at it through the prism of India's foreign policy, India's developmental requirements, the trajectory of G20, and the focus of this G20 on the global south, the inclusion of African Union perhaps will be one of the most important achievements of this, and I think for the future G20s as well. जी बिल्कुल। हर्ष भी पंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात की, जो भारत की कूटनीति रही है, अगर इस दिल्ली का जो साझा घोषणा पत्र है उसकी मैं उल्लेख करूं, उसका मैं जिक्र करूं, तो इसमें यूक्रेन का जिक्र है लेकिन रूस का कहीं नाम नहीं है, और वो भी अमेरिकन राष्ट्रपति की मौजूदगी में। आप इस जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, जिसमें एक संतुलन का भाव है, सबको साथ लेकर चलने का भाव है, इस पहलू को आप कैसे देख रहे हैं? ये कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, कल तक तो ये माना जा रहा था कि ये डिक्लेरेशन ही, कंसेंसस डिक्लेरेशन पॉसिबल होगा ही नहीं जी। और आज जब ये डिक्लेरेशन आया है तो इसमें एक तरह का अचंभा भी है, एक तरह का ऑप्टिमिज्म भी है कि अगर कोई देश ऐसा कर पाने में सक्षम है तो वो भारत जैसा देश है, जिसके पास सारी कड़ियों को जोड़ने की आज भी क्षमता है। भारत ने शुरू से इस बात को व्यापक तरीके से रखने की कोशिश करी है कि हम किसी के साथ अपनी वार्ता को, अपने कॉन्वर्सेशन को तोड़ना नहीं चाहते। हम रूस के साथ भी एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखना चाहते हैं। न सिर्फ ये द्विपक्षीय संबंधों के हित में है, बल्कि ये ग्लोबल गवर्नेंस के हित में भी है। जब आज हम यहाँ तक आए हैं और हम G20 में एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय इस बात को जाता है कि भारत ने वो कड़ी को बनाए रखा और उसको टूटने नहीं दिया। तो वो जो रूस के साथ, तो वो मुझे लगता है अपने आप में भारत की जो एक ब्रिजिंग पावर है कि वो नॉर्थ और साउथ, डेवलपिंग और डेवलप्ड, विकासशील और विकसित देशों को जोड़ने की क्षमता रखता है, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने की क्षमता रखता है। वो हमने एक बार फिर करके दिखाया इस डिक्लेरेशन के द्वारा। और जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जिस तरह की कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन में हो रही है और उसके इम्पैक्ट ग्लोबल गवर्नेंस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हो रहे हैं, बड़ी खूबी के साथ उन दोनों को जोड़ा गया। क्योंकि ये कहा गया इस डिक्लेरेशन में, ये कहा जा रहा है इस डिक्लेरेशन में कि देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होना जरूरी, इस कॉन्फ्लिक्ट का खत्म होना जरूरी है। इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों ही साइड्स के लिए मैसेजेस हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ और जो UN फ्रेमवर्क है उसके अनुसार इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। एक बात भारत ने और जिसमें जोर दिया वो है न्यूक्लियर वेपन्स की बात, बार बार जो कुछ देशों ने उठाई, उसको भी इस डिक्लेरेशन में कहा गया है कि ऐसे इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का बिल्कुल जिक्र भी नहीं आना चाहिए जब हम रूस और यूक्रेन या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। तो मुझे लगता है भारत ने एक बहुत ही बैलेंस तरीके से अपनी जो प्रिंसिपल्ड अप्रोच रहा है उसका रशिया यूक्रेन को, उसको आगे लेकर भारत आगे बढ़ा और एक सामंजस्य बनाने की उसने कोशिश करी पश्चिमी देशों के साथ और रूस और चीन दूसरी तरफ जो खड़े थे उनके साथ। और मुझे लगता है ये जो डिक्लेरेशन आया है, ये आज के संदर्भ में जब हम इतना पोलराइजेशन देख रहे हैं दुनिया में, ग्रेट पावर्स के बीच में, मेजर पावर्स के बीच में, उसमें ये एक अद्भुत एक तरह से एक्सपीरियंस है कि आपको और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पर ये पॉसिबल हो पाएगा, आपको और कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कर पाएगा। तो भारत ने किसी हद तक एक बार फिर ये दुनिया को दिखाया है कि जो भारत के लीडरशिप क्रेडेंशियल्स हैं, ग्लोबल लीडरशिप क्रेडेंशियल्स हैं, वो कितने स्ट्रांग हैं और आगे चल के भारत कितना इंपॉर्टेंट रोल ग्लोबल ऑर्डर में प्ले कर सकता है। जी बिल्कुल। G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने एक बार फिर से संदेश दिया है कि वो दुनिया के तमाम देशों को साथ लेके चल सकता है। राजीव नयन जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व की बात की। कूटनीति में या इस तरह की जो समिट्स होती हैं, उसमें जो व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, जो स्वभाव होता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि मैंने पूरे दिन देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विदेशी मेहमानों की आवभगत की है, जिस तरह से अपनेपन का भाव उनके व्यवहार में, उनके आचरण में देखने को मिला है, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कभी भी जब विदेश नीति होती है, चाहे कूटनीति होती है, उसमें कई तत्व रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है।
उसमें किस तरह की दुनिया है, किस तरह की दुनिया की ताकतें हैं, किस दुनिया की चुनौतियां हैं और किस तरह से दुनिया आपस में व्यवहार करता है, यह सब सत्य है। लेकिन किसी भी विदेश नीति हो या कोई भी कूटनीति में व्यक्ति का महत्व भी काफी महत्वपूर्ण होता है। और इसी महत्व को हमने आज प्रधानमंत्री के देखे कि वहां के उनके चाल चलन में देखा, तो जिस तरह से लोगों को एक बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, और जिस तरह से गर्मजोशी से सारे लोगों से मिल रहे थे और जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस था, जो उनका आत्मविश्वास था, वो चाहे वह बायोफ्यूल्स वाले में आप देख रहे होंगे या पार्टनरशिप और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में देख रहे थे, या सुबह आपने देखा जिस तरह से लोगों को लाया और जिस तरह से अफ्रीका यूनियन के प्रेसिडेंट को वहां ले जाकर वहां पर बिठाया, और उसके पहले जिस तरह से उन्होंने कंसेंसस डॉक्यूमेंट, जैसा कि अभी सब कोई बोल रहे हैं, आज के दिन में किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन जो जानते थे जिस तरह से प्रक्रिया चल रही थी, मुझे पूरा विश्वास था कि यह कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनकर आएगा और आया। तो इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका को, व्यक्तित्व को बड़े पुरजोर तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उनका व्यक्तित्व किस तरह से महत्वपूर्ण था इसे लाने में। तो निश्चित ही व्यक्तित्व का तो हमने खेल देखा ही, और उन्होंने शुरू से ही जिस तरह से तैयारियां हुई, जिस गर्मजोशी से तैयारियां हुई, कई लोगों को लगता था कि भाई ये हो क्या रहा है, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जनता के बीच जन आंदोलन के तरह से उन्होंने उसे उठाया। और जन आंदोलन से देखिए बाकी दुनिया भी प्रभावित हुए कि भारत इसे गंभीरता से ले रहा है, इतनी सारी बैठकें कर रहा है, हर एक क्षेत्र में बैठकें कर रहा है, पूरा का पूरा जो भारत था हर शहरों में बैठक हो रही है, उसमें मानव, जिसे उन्होंने कहा कि हमने तो मानव सेंट्रिक, जिसे ह्यूमन सेंट्रिक बनाने का प्रयास किया। ये सारी बातें देखकर विश्व को भी लगा कि अगर इस गंभीर पहल को अगर किसी छोटे राजनीति से अगर टुकराया जाता है और उसके अंदर लाया जाता है, तो यह विश्व की एक बहुत बड़ी हार होगी। भारत की हार नहीं होती है, विश्व की हार होती। और इस तरह से देखिए इस कैंपेन को भी हर ने महसूस किया। देखिए रूस की जिक्र हुई है इस डॉक्यूमेंट में पढ़े तो फूड सिक्योरिटी वगैरह के उसमें लेकर हुआ किस तरह से तुर्की ने उन्हें लाया था, लेकिन एक बड़ा ही एक नॉन एग्रेसिव वे में उसे लाया गया, किसी को अक्यूज नहीं किया गया है, और रूस का भी कई बार जिक्र हुआ है। तो देखिए जिसकी जहां आवश्यकता हुई जिक्र किया गया, यूक्रेन में उसे सीधे सीधे अक्यूज नहीं किया गया है। हाँ, वॉर की बात कही गई है, वॉर में इनडायरेक्टली हुआ है। तो एक बड़ा ही अलग ढंग का एक कूटनीति का सहारा लिया गया, और जिस तरह से सारे लोग आ सके, शब्दों का खेल जो होता है राजनीति कूटनीति में, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें भी दिया गया, जैसे वॉर के बारे में उन्होंने केवल रूस को नहीं बोला, ऑल स्टेट्स, अगर इसकी भाषा पढ़ेंगे तो ऑल स्टेट्स का जिक्र किया गया है। और जैसा कि अभी हर्ष पंत साहब ने बात बोली थी कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, तो उसमें भी यूज और थ्रेट ऑफ यूज दोनों को की निंदा की गई है। देखिए हमारे बगल का एक पड़ोसी राष्ट्र हमेशा थ्रेट ऑफ यूज करता है कि आपको धमकाता है, ब्लैकमेल करता है। तो इस तरह की भी एक नॉर्म बिल्डिंग इस G20 से न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में होगी कि आप थ्रेट केवल यूज ही नहीं, थ्रेट ऑफ यूज भी आपको काफी कोएर्सिव होती है, कि जिससे कि जो राष्ट्र जो परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है, जिनके पास हथियार नहीं है, उन्हें आप डराकर धमकाकर किसी भी तरह के जो नीति का उनको आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें देखिए उभर के आई है। यस, Absolutely, Dr. Nayan. And of course, we've been talking about India's theme, the presidency's theme. World is one family, Vasudhaiv Kutumbakam. And of course, the biggest example that we saw was African Union today. And Professor Pant, under the Africa Outreach Initiative, India has had visits to all African countries at ministerial level. PM Modi himself has visited at least 10 countries in Africa in the last 9 years. How do you see the India-Africa partnership shaping up here on after today's development? I think India-Africa partnership, as you mentioned, has been re-energized by the Modi government. There has been a consistent effort, because one of the problems that India was facing in Africa is that many African nations used to complain of a certain ad hocism. That whenever, for example, there used to be a big visit to Africa, India would remember Africa and then would forget Africa. So I think one of the changes that this government has brought in is to make Africa a consistent part of our global outreach. So there is, as you were mentioning, sustained
efforts and sustained outreach to Africa at the level of the Prime Minister, at the level of Foreign Minister, at the level of the President. Indian President has also traveled to Africa a number of times to a number of countries over the last few years. So clearly the ministerial outreach, the leadership outreach has been quite significant. And India recognizes the need to take the developmental aspirations and the strategic aspirations of Africa forward as it looks to find common ground with Africa on a range of global issues. And as we were discussing before, without Africa in the mix, you really can't solve any of the problems. If you have to look at the SDG Sustainable Developmental Goals and how they are to be met, you have to figure out how you are going to help African nations achieve those goals. If you are looking at green transition, if you are looking at energy transition, you have to figure out how you are going to help African nations. If you have to look at skills, if you have to look at demography, if you have to look at maritime security, all of these issues are contingent on Africa as a continent participating in these activities and participating in these practices. So India has been trying to make a case to the world that, look, we have to bring Africa in, we have to look at Africa as a whole. And I think India's partnership with Africa is built on some principles that are quite distinct from, say, China's approach. There's a lot of talk of how much money China gives and how China's BRI today is spread across African nations. Of course, China has a lot of resources. It spends a lot of money in Africa. But clearly there is a difference. And at the moment, of course, BRIs and there are a lot of pressure. A lot of African countries are facing the debt problem. And therefore, for India to come out with an outreach to Africa that is on different parameters is very important. So India has been saying that we are not making our Africa policy primarily through the lens of New Delhi. We want to make our Africa policy contingent on what Africans need. So it is more of a participatory process, more of a bottom-up process, more a process which builds capacity in African nations so that Africa is not dependent on other actors. At the moment, the whole outreach to Africa by the West and by China as well is more about giving aid, recipient and donor relationship. I think India is articulating a much more ambitious agenda, which is about capacity building in Africa so that sustainable economic development of Africa becomes a reality. And that is why it is important to have Africa in these conversations like G20, because when G20 talks about energy transition, when it talks of digital divide, when it talks of digital public infrastructure, where is it that you need it most? You need it most in Africa. And I think by bringing African Union into the mix, India has certainly sent out a signal that it is serious about its Africa outreach, but it also wants to make Africa a participant in the developmental process. It wants to make Africa a participant as it looks to the global governance agenda, as it seeks to reframe global governance agenda. And I think that has been certainly the legacy of Indian foreign policy, but also going forward for India and Africa, this is going to be an important inflection point as we are, when we are hearing the responses that we are getting from various African leaders, that they are quite buoyant about India's approach. They are quite buoyant about how India has brought in African Union and shepherded African Union into the G20. And I think that augurs very well for India's ties with the wider African continent, as well as Africa's ties with India, as well as with the wider world. Absolutely, Professor Pant. So clearly, India has emerged the voice of Global South in this constantly shifting global balance of power. Indeed, yes. I think Global South, from the very beginning, India's aspiration was that, look, this is a very contentious time in global politics. We really cannot manage the global governance agenda without putting in the aspirations of the Global South into the global governance agenda. And I think that perhaps has led in some ways us to this point where today a New Delhi declaration could be achieved through consensus, because no other actor would be willing to say and come and openly articulate and say, no, we don't want to have anything to do with the Global South. I think India has been able to articulate a very ambitious agenda for the Global South and for the world. And India has been able to articulate and say that, look, the global governance agenda without Global South makes no sense. That you have to bring the Global South into the global discourse, into the global governance discourse. If you don't do that, then you are missing a large part of the world, and you are making this G20 as an exclusive club. And I think the aspiration from the very beginning was to make
G20 an inclusive platform. And therefore, when India talks about the global south, it is trying to relate to a wider world, to some of the weakest, some of the most marginalized countries whose voices are never part of the global governance mainstream. And by making them mainstream, by framing the global governance agenda around the global south, perhaps India has been not only been able to push the G20 agenda, but also India has been able to signal a different kind of a global leadership paradigm, which perhaps is the need of the hour at this juncture. Absolutely. जी बिल्कुल। राजीव जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई और द्विपक्षीय वार्ता के जो सूचनाएं बाहर उभर के आई, उसके अनुसार टेक्नोलॉजी और एनर्जी वो विषय हैं जिस पे खास फोकस, और खास तौर से रक्षा से जो टेक्नोलॉजी जुड़ी है उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण चर्चा दोनों देशों के प्रमुखों के बीच हुई है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये द्विपक्षीय वार्ता, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी थी? निश्चित देखिए, जब भी कोई बहुपक्षीय बैठकें होती हैं तो उस समय का सदुपयोग किया जाता है द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ ही, क्योंकि जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या राज्याध्यक्ष होते हैं उनके पास बड़ा कम समय होता है और बड़ा कम समय निकाल पाते हैं इस तरह की द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए। तो निश्चित ही जब राष्ट्रपति बाइडेन भारत आए और तो उनसे हमारे भी जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो बाइडेन से मिलते हैं, बाकी जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति से होते हैं उनसे मुलाकात होती है। उसी तरह से बाइडेन भी आए, मिले, और जो हमारा भारत और अमेरिका का संबंध है अब वह शीत युद्ध के बाद का संबंध है, इसमें काफी परिपक्वता आने लग गई है। तो हो सकता है कि आपको बहुत ही ड्रामेटिक ब्रेक थ्रूज इसमें नहीं मिले, उसमें बहुत ही धीरे धीरे जो सारे जो आगे से समझौते किए गए हैं या आगे से वर्किंग ग्रुप्स हैं, चाहे आगे से जितना डायलॉग्स चल रहे हैं, उनकी एक समीक्षा की जाती है। हाल के जो कई सारी बातें जो उभर के आई हैं, जो चुनौतियां आई हैं, उस पर निश्चित ही वो चर्चा किए होंगे। जिससे उसमें एक यूक्रेन की समस्या आप समझ सकते हैं कि जरूर बातचीत हुई होगी, चीन की बातचीत हुई होगी। चीन जिस तरह से अपना रवैया अपना रखा है अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ, चाहे साउथ चाइना सी में, निश्चित ही चीन एक महत्वपूर्ण विषय हुआ होगा। तीसरी बात जो आई है वह है कि अफ्रीका यूनियन का जो लास्ट मिनट का जो कुछ समझौते थे वो भी थे, और उससे भी ज्यादा जब हम बार बार भारत को बधाइयां दे रहे हैं, जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट मिला है, जो बनकर आ गया है, जो सफलता से उसके हमने निकाला है, तो उसमें भी एक भूमिका तो एक जो पाश्चात्य जगत के राष्ट्र के नेता है, अमेरिका उसका नेतृत्व करता है। अमेरिका के कहने पर हो सकता है यूरोप जो छोटे मोटे रूस को जरूर लाओ यूक्रेन को के संबंध में या संदर्भ में, तो उन सब की बातें हुई होगी। लेकिन जो सुरक्षा की बात आपने कही, उस सुरक्षा के जो आगे से ही जो हमारे विमान है, जो लड़ाकू विमान के इंजन की बात हो चुकी है, समझौता हो चुका है, उसे आगे कैसे क्रियान्वित किया जाए इस पर समाचार आ रहा है कि उस पर बातचीत हुई थी। ड्रोन भी था, 31 ड्रोन की जो बात हुई थी उसमें से 15 जो है सो एयर फोर्स के लिए है और 16 करीब नेवी के लिए है। तो उन सब ड्रोन्स की आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको डिलीवर किया जाए, इस पर जैसा कि समाचार आ रहे हैं कि उस पर काफी कुछ बातचीत हुई। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है जो क्वाड के जो पार्टनर्स के रूप में एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और उसकी हम काफी उसमें साझेदारी अब निभा रहे हैं, और इस तरह से न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है वो काफी महत्वपूर्ण है। भारत की एक जबरदस्त भूमिका उसमें होने जा रही है, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव संसाधन है उसके तरफ पूरे पाश्चात्य जगत देख रहा है, क्योंकि उनके यहाँ एक जनसंख्या का एक तरह से घटना शुरू हो गया है, और जो शिक्षित जो हमारी संसाधन है, उस संसाधन का जो उनके लैब्स में, उनके जो प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले लोग हैं, उसमें बहुत ही एक कमी आ गई है। चीन ने उसकी कमी की भरपाई की थी, लेकिन आज चीन के साथ जिस तरह का संबंध हो गया है, वो भारत काफी उपयोगी और भारत महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभर कर आया है। तो इस क्षेत्र में जो नई तकनीकी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, उदयमान जो तकनीकी है, उसमें भारत और अमेरिका काफी जुटकर आगे काम करेगा, और कई सारे शिक्षण संस्थाएं इसके साथ साथ कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ मुद्दे तो बहुत है, लेकिन उस मुद्दों को कहीं ना कहीं से कम समय में उनको केंद्रित करना पड़ा होगा। तो मैं मानता हूं कि एक जो पुराना संबंध है, जैसा कि आप अभी चित्र दिखा भी रहे हैं, उन्हें सांस्कृतिक
कहीं ना कहीं अपने भारत के उससे भी अवगत कराया गया होगा। और बाइडेन बहुत पुराने भारत के मित्र रहे हैं। जब वो वाइस जी। प्रेसिडेंट भी थे तो उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका में बड़ा जोरदार जोर दिया था और कहा था कि बिना भारत के कोई भी अफगानिस्तान में किसी भी तरह की गतिविधियां समझौते नहीं किए जाने चाहिए। भारत का उन्होंने हमेशा मत लिया। कई सारे राष्ट्रपति उस पर कतराते थे, लेकिन बाइडेन ने कभी कतराया नहीं। उन्होंने भारत की भूमिका देखी और भारत को एक महत्वपूर्ण राष्ट्र वो माना करते हैं। तो इसलिए बहुत ही अच्छा एक जो समय था उसका उपयोग हुआ और जो अभी जिस तरह की विश्व व्यवस्था उभर कर आ रही है उसमें निश्चित ही भारत और अमेरिका साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। Point well taken, Dr. Nayan. And let's also shift focus to another important aspect. Professor Pant, by squarely bringing issues of women's development and empowerment to the center stage of G20, with cross-cutting themes on education, entrepreneurship, technology, finance, and beyond, what marks India's presidency in terms of its commitment to the project of gender equality and women's empowerment? You know, this perhaps, I mean, to me, it seems this is one of the most important initiatives that India has taken and which has the potential to have one of the, strongest impact in the global governance discourse. Because I think a lot of it has to do with what India has been doing internally, domestically. This government's priorities with regard to gender and women related programs have been quite evident for some time. But I think taking it to the global level, Prime Minister has linked this to this wider sense that we have to move away from thinking that, look, this is all about gender equality, to a paradigm where we are talking of women-led developmental process. Yes. So this is the conversation has to move beyond this sense that women have to be made an equal partner, to one where if we give the lead to women in shaping the governance agenda, it often has greater ability, greater impact, greater possibility of success. And therefore, when you talk of climate action, when you talk of environmental issues, when you talk of digital divide, who is the one that is perhaps most impacted by these developments? Often women are. When Yes. you look at the socioeconomic divide, socioeconomic inequality around the world, when you look at the tensions, for example, let's take Ukraine war. Who is being most impacted? The women of the world, the women in the developing world, because of the food, fuel, fertilizer, economic, and the debt crises that the world is witnessing. The women get disproportionately impacted. So if you bring the developmental discourse, or if you start looking at the developmental discourse through the lens of women, you allow global leaders to have a different perspective. And I think that is what the most important contribution of India's leadership has been, that when we talk of cutting across different areas of global governance, technology, digital, cyber, sustainable development, economic, socioeconomic inequality, inclusive growth, in all of those contexts, you have to think of women at the heart of these conversations. And if we can bring women at the heart of these conversations, if we allow women-led processes to emerge, most of the issues would be easier to resolve. Most of the issues would have greater impact. Most of the solutions that I think the world leaders will find will have greater impact on the ground. That's the message that goes out from this G20, perhaps most remarkably, because from the perspective of India, this is certainly an issue that reverberates across geographies, that reverberates across demographies. And this is an issue in which I think India has been trying to do domestically a lot. So therefore, for India to link its own domestic developmental journey with the larger global governance discourse and making the women-led and women-empowered, women-centered developmental debates the focal point of its interventions in the G20, India has possibly shifted the goalposts in a very, very positive manner on this issue, which has always been very important, but has never been the center of most of these conversations. By making it the central point of its conversations, by pushing the agenda forward, I think this is likely to have much greater impact when you take when the takeaways from this G20 reverberate in other multilateral platforms. जी बिल्कुल। Absolutely. हर्ष भी पंत जी, दो बड़े मुद्दे
इस शिखर वार्ता के दौरान और भी उभर के सामने आए? अगर बात की जाए बायोफ्यूल्स अलायंस की, मैं बात करूंगा, और साथ में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी, ये दो मुद्दे क्यों इंपॉर्टेंट हैं और इसका असर क्या होगा? देखिए, दोनों मुद्दे मुझे लगता है अलग अलग तरीके से अगर हम इनको देखेंगे तो अब अपने आप में इनकी जो महत्ता है वो समझ में आती है। बायोफ्यूल अलायंस की जहां हम बात कर रहे हैं उसमें दो चीजें हैं। एक तो भारत पिछले कुछ सालों से ये कोशिश कर रहा है कि वो कुछ नए सॉल्यूशंस दुनिया को दे, कुछ नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करे। तो हमने देखा कि कैसे क्लाइमेट चेंज में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा कॉन्वर्सेशन ही बदल दिया। पहले सवाल होता था कि ये तो विकासशील और विकसित देशों के बीच की लड़ाई है, जिसमें कि विकासशील देश जो हैं उनकी जिम्मेदारी कम होगी, विकसित देशों की ज्यादा होगी। आज भी भारत ये कहता है कि विकसित देशों को जब क्लाइमेट फाइनेंस की बात आती है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात आती है, विकसित देशों को ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन भारत ये भी कहने लगा है कि भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनको भी कदम उठाने पड़ेंगे अगर हमको क्लाइमेट ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज की बात करनी है। और इसमें भारत ने जो 2070 नेट जीरो का टारगेट रखा है वो उसी दिशा में एक कदम था। तो उसमें जब हम सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करी। शुरुआत में प्रधानमंत्री ने अपने टर्म में जब क्लाइमेट चेंज में सोल्यूशंस की बात करी तो उसमें सवाल उठता था कि भारत एक ऐसा देश है जो पहले कहा जाता था कि जो गलतियां बहुत अच्छी दिखाता है लेकिन समाधान नहीं बताता। तो उसमें प्रधानमंत्री और मुझे लगता है सरकार की कोशिश रही कि समाधान को बताया जाए कि हम भी ये करने के में सक्षम है, हम लीड करने में सक्षम है। उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई गई, उसके बाद कई और प्लेटफॉर्म भी अलग अलग डोमेन्स में बने। लेकिन मुझे लगता है जो क्लाइमेट चेंज के में जो बायोफ्यूल अलायंस की आज हम बात कर रहे हैं, ये उसी का आगे एक वैश्विक स्तर पर भारत इस डिस्कशन को ले जाना चाहता है कि जैसे ट्रांजिशन हो रहा है, क्लाइमेट ट्रांजिशन हो रहा है, एनर्जी डिबेट्स बढ़ रही हैं आगे, और इसमें एक नई अर्जेंसी आई है जो पर्यावरण के से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको लेकर। तो भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है? भारत का ये कंट्रीब्यूशन है एट द लेवल ऑफ आइडियाज। भारत ने एक आइडिया रखा है कि बायोफ्यूल अलायंस अगर हम इसको आगे ले जाते हैं तो इससे पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं, एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उसको मैनेज करने में हम काफी हद तक सफल हो पाएंगे। दूसरा जिसका आपने जिक्र किया, जो एक कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो आज जिसका डिक्लेरेशन हुआ, देखिए वो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत एम्बिशियस प्रयास है कि किस तरह से उन ज्योग्राफीज को जोड़ा जाए जो अभी तक अपने आप को डिस्कनेक्टेड महसूस करती। इसमें हमने देखा कि चीन तो बहुत पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ले आया था। चीन ने एक कमी भरने की कोशिश करी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी जैसी जो समस्याएं हैं उसको अगर हमको सुलझाना है तो चीन ने कहा हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रपोज करते हैं। अब उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में काफी, जैसे मैं अफ्रीका के केस में भी जिक्र कर रहा था, काफी समस्याएं आ गई हैं और आज जो काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं। अब भारत और जो पश्चिमी देश हैं उनकी ये कोशिश है कि किस तरह से कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिडिल ईस्ट, भारत से लेकर मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक एक सीमलेस कनेक्टिविटी बने, जिसके तहत जो देश इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के हितों से वंचित रह गए हैं वो भी इसमें शामिल हो पाए। तो उसमें जब भारत इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, जब भारत ये बात करता है कि देखिए ग्लोबलाइजेशन तो अच्छी चीज है लेकिन ग्लोबलाइजेशन में जो अंदरूनी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं विद इन सोसाइटीज और बिटवीन सोसाइटीज, एंड वो उसको टैकल करने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये कनेक्टिविटी का प्रयास, क्योंकि ये इतने बड़े तबके को लेकर आ रहा है, एक तरफ अमेरिका भी शामिल, उसका सपोर्ट है, यूरोपियन यूनियन पूरी तरह शामिल है, मिडिल ईस्ट के हमने देखा वहां पर सऊदी और यूएई के लीडर्स बैठे थे और भारत उसकी चेयरमैनशिप कर रहा था। तो उसका जो स्केल है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि उसको हम अगर एक तरह से काउंटर टू बीआरआई भी देखें तब भी हमको समझ में आएगा कि ये न सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव पैराडाइम को क्रिएट करने की कोशिश है, बल्कि ये उन सारे एरियाज को, उन देशों को जोड़ने की भी कोशिश है जो अभी ये मानते हैं कि उनको ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक डिस्पर्जन का फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है अगर ये प्रयास कार्यान्वित होता है ग्राउंड पर तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। Absolutely, sir. You talked about inclusive globalization. Now, inclusion was something that we saw at our home turf as well. Dr. Nayan, over 200 meetings were held in more than 60 cities across the country. Truly, this was people's G20
Yeah, definitely it was people's G20. And now you started talking about inclusive. We all are talking about that. In fact, the very idea of G20 is to have an inclusive world order, because that time there were many divides existing. And this time Prime Minister also referred to in his speech that we want to bridge all the gaps which are existing between East and the rest, or the North and the South, developing and developed, rising and risen economies. Now we are talking about Global South. Global South is a new popular term for old developing world, you can say, or you can talk about the old North group of countries. So in fact, they started doing that, accommodating those who are outside the order. All the global institutions, in fact, were modeled by the Western ideologies, Western thinking, and which they succeeded. After the end of the Cold War, somehow the Second World disappeared. And there was First World and there was Third World. And there was a gap between the two. So in fact, they thought that if you don't think about the inclusive model of integration of the world, and then you will not have a solution to the financial problems which really motivated the countries to come together on the platform, which was earlier in 1999 called a forum of group of finance ministers and governors of central banks. So in fact, it has got a beginning. If you are not inclusive, and initially it was considered to be an economic financial platform, but gradually it was realized that this inclusiveness needs to be extended to other realms also. Just by focusing on economy or finance, you cannot have solution to the global crisis. So then generally you start finding about corruption. Corruption was generally considered a political issue, not an economic issue. So now you are finding corruption getting a different dimension. Now this time in declaration, we find terrorism also coming. When this Indian presidency has started, generally people were saying, no, let us not talk about any contentious issue, otherwise there will be divide. And one country is freedom fighter, another country terrorist. So it has got great dividing scope. But still we thought that on some issues, terrorism unites the world and we have to fight. And counter-terrorism really brings the world together. And at least there could be inclusiveness once we think about countering terrorism. So this time terrorism has figured here. Again, once you are talking about inclusiveness, many people talk about what are the common people getting out of this G20? This question is being raised by some people in some quarters. So actually they should realize when the world is in crisis, especially because of the developments which are taking place in the European part of the world. I will not say Ukraine or Ukraine-Russia conflict or Ukraine-Russian war. Although war has been used this time, generally we refrain from using the term war. We generally say conflict. And this is the most neutral term in the international community. They don't use the term war, or because Westerners call it invasion. Russia calls it operation. So the conflict is considered to be something in between. So this is impacting the world. So we have to find a solution whereby the world economic growth takes place at its proper pace, I can say. Before that, we had Corona kind of situation arising, and that Corona kind of situation had also impacted the world. So you have to manage all the gaps, all the problems which had impacted comprehensively. राजीव जी, आपने कोरोना काल की बात की। मेरा यहाँ पर एक सवाल है, सप्लाई चेन का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कनेक्टिविटी पे खासा फोकस रहा है शिखर सम्मेलन में, और उसी के साथ साथ सप्लाई चेन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है। बहुत सही आपने सवाल उठाया। देखिए, सप्लाई चेन जब तक आप इंक्लूसिव, जैसा अभी मैडम ने बात कही, इंक्लूसिव ग्रोथ जब तक नहीं होता है, आप सबको नहीं जोड़ते हैं। जहां कॉन्फ्लिक्ट होगा, अब अफ्रीका में अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड मॉडल लेकर आप बढ़ते हैं, तो सप्लाई चेन वहां भी प्रभावित होगा। उसी तरह से यूक्रेन में, जो आज के दिन में हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर के कई सारे गैसेस जो है यूक्रेन और रूस दोनों बनाता है। आज के दिन में जो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, जब रशिया का ड्रोन मार के गिराया गया था, तो उसमें कई सारे स्पेयर पार्ट से लेकर तकनीकी जो थे वेस्टर्न कंट्रीज के थे।
वेस्ट में भी बहुत सारे जो विषय, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स उनके हैं, और वो सारे बहुत सारे रूस में और बाकी देशों में बनते हैं। और जब हम रिजिलियंस की बात करते हैं, सप्लाई चेन रिजिलियंस की, जिससे कि डिस्ट्रप्शन नहीं हो, अगर डिस्ट्रप्शन, उस पर बड़ा ही ध्यान दिया गया है, रिसोर्सेज से लेकर, नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सारी चीजों का किस तरह से समावेश हो, किस तरह से इंटीग्रेशन हो। तो इस तरह के जो G20 जैसे एक फोरम बन के उभरा है, और जिसमें कि अफ्रीका यूनियन को लाया गया है, जो कि आप हम सब मानते हैं अफ्रीकन देश आज के दिन में पूरी दुनिया, भारत हो चाहे चीन हो चाहे पाश्चात्य देश हो, सब के सब खनिज संपदा के लिए उभर जाते हैं। यद्यपि भारत का एक जो विचार है, भारत का जो दृष्टिकोण है, उन्हें एक खनिज संपदा संपन्न ही राष्ट्र नहीं की तरह देखता है। एक बड़ा ही इंटीग्रेटेड जो एक अप्रोच, जो डेवलपमेंट का अप्रोच, चाहे इंटीग्रेशन का अप्रोच है, उससे देखता है। और बहुत दिन से हमारा इंडिया अफ्रीका डायलॉग से लेकर उनके साथ, उनके लिए हमारा एक, अफ्रीका ही ऐसा देश है जिसके क्षेत्र महादेश है जिसके लिए हमने एक अफ्रीका फंड बना रखा है, जिसके माध्यम से हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। और सहायता करने में हम बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, एक 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 भाईचारा से, एक परिवार के माध्यम से करना चाहते हैं। और पुराने, अभी बात भी कहती, पुराने काल से, जैसे हर्षपंत साहब ने कहा था, सदियों से आप देखेंगे कि पूरा हमारा उनसे सांस्कृतिक संबंध रहा है। और अभी जो बहुत सारे जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी आप झलक अफ्रीका में देखेंगे, तो वहां के भी कई जो ट्राइब्स है, उनको आप पाएंगे कि वो सारी जो जिस तरह की पूजा पाठ करते हैं, वो हमारे जो पूजा पाठ करने की पद्धति है उससे मिलती है। तो इसे एक सांस्कृतिक, कहीं भी एक, जिसे कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, और एक होलिस्टिक इंटीग्रेशन की बात होती है, जिसमें कि सांस्कृतिक धरोहर भी उनका बचा रहे, उनकी उनकी राजनीतिक कोई भी व्यवस्था पर असर न करे, उनको इस तरह से नहीं एक्सप्लॉइट करो, उनको ठीक है विकास के मार्ग में लाओ, लेकिन उस तरह से नहीं विकास के मार्ग में लाओ कि उनकी पूरी की पूरी संपदा, प्राकृतिक संपदा ही समाप्त हो जाए। तो भारत का यह दृष्टिकोण रहा है, और इसी दृष्टिकोण से लेकर वह आगे बढ़ना चाहता है। और सप्लाई चेन रेजिलियंस में देखिए, अफ्रीका आ जा रहा है, यूरोपियन यूनियन आ जा रहा है। अगर चीन शांति से रहता है, अगर चीन शांति से नहीं आता है, अगर इसमें नहीं शामिल होता है, जिस तरह की उसकी डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसी हो गई है, तो वह अलग थलग पड़ जाएगा। और ऐसे अलग थलग पड़ने पर निश्चित ही बाकी देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। और हम तो प्रयास, हम तो चाहते हैं, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि यह युद्ध जल्दी समाप्त हो। रूस भी हमारा पुराना मित्र राष्ट्र रहा है, और वह भी विकास के इस राष्ट्र में सप्लाई चेन, जिसकी अपने बात कही, उसका एक अभिन्न अंग है। उस सप्लाई चेन को सारे भरपाई करने में, उसमें जैसे हम सनफ्लावर ऑयल जिसे कहते हैं, वो जब करते तो उसका जो इंपोर्ट करते हैं, तो हम बहुत कुछ डिपेंडेंट है यूक्रेन और उन्हीं के ऊपर। तो ये सारा जो हमारे आम जन, जो इंक्लूसिव अभी बात हुई थी कि किस तरह से आम जनता को भी, हमारे आम जनता को भी इस पर असर पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि एक सुदृढ़ सप्लाई चेन रिजिलियंस जो हम विश्व को नजर आए और विश्व इसे देखे। तो हम तो यही Absolutely, कामना sir. करते हैं, और G20 में बहुत मदद मिलेगी इससे। जी Sir, Professor Pant, something that Dr. Nayan mentioned about trust deficit. After COVID-19, a huge crisis of lack of trust has come into the world. Conflict has only deepened this trust deficit. As the president of G20, India invited the entire world to come together and first and foremost transform this global trust deficit into global trust and confidence. The 21st century, they say, is a time of giving new direction to the world. How will the world leaders ensure that? It's a very difficult task at this particular point. And I think the fact that Prime Minister started his speech by alluding to this fact, that look, this is a moment of great distrust, of mistrust. And I think, in a sense, the trust, the faith of a large part of the international community on the international system as it exists today and the multilateral institutions is perhaps at its very nadir. It is abysmally low. And I think in that, India and Indian leadership has tried to create a space for Indian leadership, has tried to create a space for faith in India's leadership credentials and a faith in the global multilateral processes by making G20 not only, as we were discussing earlier, an inclusive mechanism, but also by bringing in new stakeholders to this conversation, again, as we were discussing earlier in the context of Africa.
So I think India has done a good job in terms of transforming a platform which was searching for some meaning. It has also revived faith that multilateralism can deliver. The fact that we have a consensus document at the, in fact, a few hours earlier than it was expected, is again a tribute to Indian diplomacy, but also to the fact that a large part of the world wants these institutions to work because they are under enormous stress. So I think India, recognizing the need for this, for building trust, has tried to go forward in a direction that allows for it to bring different voices, different stakeholders together, try to bridge the divide between the developing and the developed, between North and South, between East and West. But I think much would depend on how other actors, how other leaders take it forward. At the moment, there has been a great degree of success, but in the future, how these conversations get translated into action, on that would depend whether a large part of the world that is seemingly losing faith in the global multilateral mechanisms can once again generate enough trust in these mechanisms to put their faith back in place. And so it's a tall order, but it's a difficult one. And India has shown, India has shown that it can be delivered when it comes to the crunch. And therefore, India's leadership perhaps would also be remembered for reviving that global, trust and bridging some of that deficit that is creeping into our international frameworks. Absolutely. Thank you so much for sharing that perspective, Professor Pant and Dr. Nayan. Viewers, time for a short break. Lots more on the other side. Stay tuned.